मित्रों, क्वेश्चन नंबर 106 सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम के निरसन से निम्नलिखित में कौन सी धारा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 106, इसका सही उत्तर है धारा 31। धारा 31 सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम के निरसन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 16 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की पदावधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 किससे संबंधित है। धारा 19 संबंधित है अपील से। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 अपील से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 109 धारा 20 में शास्ति संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इस धारा में कुल कितनी उपधाराएं हैं। तो कुल धाराएं हैं, उपधाराएं हैं 2। धारा 20 में शास्ति संबंधी प्रावधान है और इसमें उपधाराएं हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 यदि सूचना का संबंध प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से है तो सूचना 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। ये प्रावधान किस धारा से संबंधित है। यह धारा 7 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 111 111 नंबर। क्वेश्चन नंबर 111 लोकहित के महत्व की बातों का प्रकाशन करने का समाचार पत्रों को पूर्ण अधिकार है और उस पर पूर्ण अवरोध नहीं लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसमें ये बात अवधारित किया गया। तो ये अवधारित किया गया है रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम प्रोप्राइटर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड। बी नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 अनुसूची 2 का संबंध निम्नलिखित में से किस धारा से है। अनुसूची 2 का संबंध है धारा 24 से। क्वेश्चन नंबर 113 केंद्रीय अधिसूचना और सुरक्षा संगठनों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। तो केंद्रीय अधिसूचना यहाँ आदि है। केंद्रीय अधिसूचना और सुरक्षा संगठनों का उल्लेख जो किया गया है वो अनुसूची 2 में किया गया है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए आपको कंटेंट मिलेगा। इसके लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपनी आवश्यकता के अनुसार कंटेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी अधिसूचना और सुरक्षा संगठनों का उल्लेख किया गया है। किसमें, ए और बी दोनों में, यानी अधिसूचना ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैमानिक अनुसंधान केंद्र क्या केंद्रीय सूचना और सुरक्षा संगठनों के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल आता है। वैमानिक अनुसंधान केंद्र केंद्रीय सूचना के अंतर्गत सुरक्षा संगठनों के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापक नियंत्रण ब्यूरो क्या केंद्रीय सूचना और सुरक्षा संगठनों के अंतर्गत आता है। तो ये भी आता है। स्थापक नियंत्रण ब्यूरो भी इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धारा अभिलेख की परीक्षा किए जाने से संबंधित है। धारा 18 भाग 4 अभिलेख की परीक्षा किए जाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा किससे संबंधित है। तो ये धारा संबंधित है राज्य सूचना आयुक्त को पद से हटाए जाने के संबंध में। अगला प्रश्न है 119 नंबर मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्रिमंडल संघ का एक मंत्री क्या राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु बनी समिति के सदस्य के रूप में होगा। तो बिल्कुल होगा। मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्रिमंडल संघ का एक मंत्री राज्य सूचना आयोग के सदस्यों के नियुक्ति हेतु बनी समिति में सदस्य बिल्कुल होता है। अगला प्रश्न है 120 यदि प्रश्न का संबंध व्यक्ति के प्राण या स्वतंत्रता से है तो सूचना उपलब्ध कराने की अवधि कितनी होगी। अवधि होगी 48 घंटे। यदि व्यक्ति के प्राण या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना संबंधित है तो ये 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुरोध प्राप्त होने पर निम्न में से कौन सूचना उपलब्ध कराएगा। तो कौन सूचना उपलब्ध कराएगा। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी भी और राज्य लोक सूचना अधिकारी दोनों उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि कोई सूचना भारत की संप्रभुता एवं अखंडता से संबंधित है तो ऐसी सूचना उपलब्ध कराने की समयावधि कितनी होगी। ये समयावधि होगी ये संप्रभुता और अखंडता से संबंधित है तो कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि जो संप्रभुता और अखंडता से संबंधित सूचनाएं हैं
ये सूचनाएं प्रदान नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, CIC नियुक्त किया जाता है किसके माध्यम से? CIC नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम की 2वीं अनुसूची में संशोधन कर सकती है कौन? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम की 2वीं अनुसूची में संशोधन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 125, कौन सी धारा CIC के गठन से संबंधित है? ये गठन से संबंधित है धारा 12 और 13 CIC के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय राज्य लोक सूचना अधिकारी की किस धारा के अंतर्गत सूचना के अनुरोध को अस्वीकार कर सकते हैं जहां पहुंच प्रदान करने के लिए इस तरह के अनुरोध में कॉपीराइट का उल्लंघन शामिल होगा? धारा 9 इसके अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 127, नियमों को समुचित सरकार द्वारा या सक्षम अधिकारियों द्वारा नियमों को अधिसूचित करके बनाया जा सकता है ऑफिशियल गजट में। ऑफिशियल गजट में नियमों को समुचित सरकार द्वारा सक्षम अधिकारियों द्वारा नियमों को अधिसूचित करके बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न, मुख्य सूचना अधिकारी अपने कार्यकाल में प्रवेश करने की तारीख से कितने वर्ष? 5 वर्षों की अवधि के लिए पद धारित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या CIO 2 बार नियुक्त किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि 2 बार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CIC को हटाया जाना किस आधार पर होगा? राष्ट्रपति, ये देखिएगा, साबित कदाचार या अक्षमता दोनों के माध्यम से राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। यानी अगर कोई कदाचार करता है या वो अक्षम है तो हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मुख्य सूचना आयुक्त को हटाए जाने से संबंधित प्रावधान कहाँ है? मुख्य सूचना आयोग को हटाए जाने से संबंधित जो प्रावधान है वो धारा 14 के अंतर्गत है। धारा 14 के अंतर्गत मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है। क्या CIC को बिल्कुल हटाया जा सकता है? तो ये जो उपरोक्त मद है दिवालिया घोषित होने पर, नैतिक अक्षमता या अध्यमता में शामिल होने पर, अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में लगा है, तो इन कारणों से उसको हटाया जा सकता है। राज्य CIC की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य CIC की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्य CIC अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकेगा? तो ये किसको त्यागपत्र देता है? तो राज्य का राज्यपाल को देगा और केंद्र का राष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमीशन की शक्ति एवं कार्य कहाँ प्रावधानित है? धारा 18 में। कमीशन की शक्ति और कार्य धारा 18 में प्रावधानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई केंद्रीय सूचना अधिकारी किसी आवेदन को जानबूझकर नहीं देता है या गलत देता है तो उस पर कितनी शास्ति आरोपित की जा सकती है? कितनी शास्ति आरोपित की जा सकती है? अधिकतम 25,000 तक। सूचना का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? आइए देखते पढ़ लेते हैं। तीसरा पक्ष अनुरोध करने वाले व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है। और नंबर बी, तीसरे पक्ष में सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल है। तो ए और बी दोनों ही सही है। नंबर सी हमारा सही है, यानी तीसरा पक्ष अनुरोध करने वाले व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है, या फिर तीसरे पक्ष में सार्वजनिक प्राधिकरण भी शामिल है। सूचना का अधिकार, प्रश्न नंबर 138, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थी को कब सूचना मुफ्त में दी जाएगी? तो सूचना मुफ्त में कब मिलेगी? कूट संबंधी प्रश्न है, पढ़ लेते हैं। यदि प्रार्थी गरीबी रेखा से नीचे है या फिर जहां लोक प्राधिकरण सूचना प्राप्त करने की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर देने में अनुत्तीर्ण हो जाता है, और नंबर 3 जहां लोक प्राधिकरण सूचना प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर देने में अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो डी नंबर हमारा सही है, फर्स्ट और थर्ड। यानी नंबर फर्स्ट, प्रार्थी गरीबी रेखा से नीचे है तो सूचना मुफ्त में मिलेगी, और कब? जहां लोक प्राधिकरण सूचना प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर देने में अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर 45 दिन के अंदर सूचना नहीं दे पाता है तो सूचना उसको निःशुल्क देनी पड़ेगी, मुफ्त देनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 139, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 12 भाग 2 के अंतर्गत CIC में आता है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 12 भाग 2 के अंतर्गत CIC में आता है। क्या CIC और CIC की इतनी संख्या यानी 10 से अधिक नहीं है,
जिसे आवश्यक समझा जाता हो। तो धारा 12 के अंतर्गत CIC में क्या है कि CIC और CIC की संख्या 10 से अधिक नहीं है जिसे आवश्यक समझा जाता हो, यानी संख्या 10 होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 140, सूचना आयुक्त कौन निलंबित कर सकता है? तो आपको मालूम ही है, राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, अब तक मुख्य सूचना आयुक्त कितने मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए जा चुके हैं? अब तक 9 मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए जा चुके हैं। 142 नंबर है, देश में नागरिकों को जन सेवकों द्वारा जनहित में किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, किस मामले में अवधारित किया गया है? यह उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण के मामले में अधिरोपित किया गया है। प्रश्न नंबर 143, निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 भाग 1 का की व्याख्या करते हुए सूचना के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना गया? इसमें निहित माना गया है SP गुप्ता बनाम भारत सरकार। अगला प्रश्न है 144 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के सहयोग से पारदर्शी शासन व्यवस्था की स्थापना करना है, ये कथन कैसा है? ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय को सूचना का अधिकार नियम के क्षेत्र से बाहर रखा गया है? किसको बाहर रखा गया है? A और B दोनों को बाहर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुचित सरकार को अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? धारा 2 का के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी संस्थान अधिनियम के दायरे में रखे गए हैं? कौन? ये सभी के सभी सरकार द्वारा स्थापित, सरकार द्वारा गठित, सरकार द्वारा नियंत्रित, तो ये सभी के सभी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 148, सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? किस धारा के अंतर्गत? 2(4) के अंतर्गत सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना कितने समय में मिलेगी? आपको मालूम ही है, 48 घंटे के अंदर ये सूचना आपको मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 150, सूचना का अधिकार सबसे पहले किस देश ने लागू किया? ये भी आपको मालूम ही है, ये सबसे पहले लागू किया है स्वीडन ने 1766 में। सूचना का अधिकार सबसे पहले कब लागू किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1766 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, इनमें से कौन सूचना का अधिकार 2005 से संबंधित नहीं है? क्या संबंधित नहीं है? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है, जनता को जानने का हक देता है, या फिर ये विकास के लिए आवश्यक नहीं है, या ये मूलभूत मानवाधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? तो C नंबर हमारा सही है, विकास के लिए आवश्यक नहीं है, यानी विकास से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, सूचना के अधिकार 2005 को भारत में कब पूर्णतः लागू किया गया? पूर्णतः की जब बात आए तो 12 अक्टूबर 2005 हम इसको लगाएंगे। सूचना का अधिकार 2005 भारत में कब पूर्णतः लागू किया गया? 12 अक्टूबर 2005 को। और भारत का पहला राज्य जिसने सूचना का अधिकार सबसे पहले लागू किया, तो सबसे पहले लागू किया है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, भारत में तमिलनाडु राज्य द्वारा सूचना के अधिकार को कब लागू किया गया? इसको लागू किया गया 1997 में, 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, जब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना निर्धारित था? 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। प्रश्न नंबर 157, भारत में मुख्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? ये आपको मालूम ही है, मुख्य सूचना आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 158 नंबर, भारत में मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया? तो आपको मालूम ही है, 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। प्रश्न नंबर 159, सूचना आयुक्तों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सूचना आयुक्तों की अधिकतम संख्या हो सकती है 6, इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 160, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ये कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ये कार्यकाल केंद्र सरकार पर मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन ये भी डिपेंडेड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। यही इसका सही उत्तर है, केंद्र सरकार पर ये निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 161, भारत में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? सूचना आयुक्तों की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के माध्यम से। और प्रश्न नंबर 162, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
इस समिति में कौन नहीं होता है? तो इस समिति में राज्यसभा के विपक्ष के नेता नहीं होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस समिति में राज्यसभा के विपक्ष के नेता नहीं होते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। प्रश्न नंबर 163, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जाती है। समिति का अध्यक्ष कौन होता है? समिति का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 164, जब कोर्ट भारतीय नागरिक सूचना का अधिकार के केंद्र के तहत केंद्र सरकार के किसी विभाग से चाहिए गई सूचना मांगता है तो कितने रुपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर प्रार्थना पत्र के साथ में देना पड़ता है? कितने रुपए का? 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर देना पड़ता है। प्रश्न नंबर 165 है, पृथककरणीयता से संबंधित उपबंध सूचना का अधिकार नियम 2005 को किस धारा में किया गया है? ये धारा 10 में किया गया है। प्रश्न नंबर 166 है, यदि सूचना का अधिकार अधिनियम में निर्धारित समयावधि में किसी नागरिक को सूचना प्राप्त नहीं होती है या सूचना आधी अधूरी या सूचना देने से मना किया गया होता है तो ऐसी स्थिति में उस संस्थान से कितने दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी से प्रथम अपील करनी चाहिए? कितने दिनों के अंदर? 30 डेज। विद इन 30 डेज अपील करना चाहिए। प्रश्न नंबर 167 है, यदि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में निर्धारित समयावधि में किसी नागरिक को सूचना प्राप्त नहीं होती है या सूचना देने से मना कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में कितने दिनों के भीतर दूसरी अपील की जाती है? तो दूसरी अपील की जाती है 90 डेज के अंदर। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा में किया गया है? तो किस धारा में? यह धारा 12 में है। प्रश्न नंबर 169 है, केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित में से बनेगा किसमें? 10 से अनधिक उतनी संख्या में केंद्रीय सूचना आयुक्त कितने आवश्यक समझे जाएं या फिर 5 से अधिक उतनी संख्या में केंद्रीय सूचना आयुक्त? तो डी नंबर हमारा सही है, मुख्य सूचना आयुक्त। और नंबर बी 10 से अधिक उतनी संख्या में केंद्रीय सूचना आयुक्त। प्रश्न नंबर 170 है, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के संदेश वेतन भत्ते क्या होंगे? तो ये जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं। प्रश्न नंबर 171 है, सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 172 है, जब कोई RTI 2005 के अधीन सूचना डिस्केट या फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध लेना चाहता है तो जन सूचना अधिकारी प्रत्येक डिस्केट या फ्लॉपी के लिए कितना शुल्क लेगा? कितना शुल्क है? ये डिस्क या फ्लॉपी का जो शुल्क है वो 50 रुपए है। प्रश्न नंबर 173 है, सूचना के अधिकार पर पारित नहीं होता है। क्या नहीं पारित होता है? गोपनीयता अधिनियम 1923 सूचना के अधिकार पर पारित नहीं होता है। प्रश्न नंबर 174, सूचना प्राप्त करने हेतु तो आवेदन शुल्क किन्हें नहीं देना होगा? गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को यह आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। प्रश्न नंबर 175 है, सूचना प्राप्त करने के प्रत्येक प्रतिलिपि के लिए कितने रुपयों की राशि जमा करनी होगी? कितने रुपयों की राशि? 2 रुपए की। सूचना की प्रत्येक प्रतिलिपि के लिए 2 रुपए की राशि जमा करनी होगी। प्रश्न नंबर 176 है, सूचना का अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ ₹10 का ऑनलाइन भुगतान या मांग देर ड्राफ्ट या बैंकर चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में किसको देना होता है? ये देना होता है लेखा अधिकारी को। प्रश्न नंबर 177, सूचना का अधिकार 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल 6 अध्याय हैं। प्रश्न नंबर 178 है, सूचना का अधिकार 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल धाराएं हैं 31। सूचना का अधिकार 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं? कुल धाराएं हैं 31। प्रश्न नंबर 179, सूचना का अधिकार 2005 में कुल कितनी अनुसूची है? 2005 में जो अनुसूची है वो अनुसूची भी 2 ही है। प्रश्न नंबर 180, सूचना का अधिकार के अधीन कितने वर्ष पुरानी सूचना मांगी जा सकती है? तो 20 वर्ष पुरानी तक की सूचना मांगी जा सकती है। प्रश्न नंबर 181 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये सारे के सारे हैं, यानी लोकपाल अधिकारियों के कार्यकरण में पारदर्शिता लाना तथा उनके उत्तरदायित्व से संवर्धन करना, नागरिकों के सूचना के अधिकार के व्यवहारिक शासन से
व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करना और लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित कराना। तो उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही प्लेलिस्ट में जाकर के अन्य वीडियोज भी आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 182 है, सूचना का अधिकार नियम 2005 के उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? सारे के सारे सही है। सरकारी कार्यकलापों में पारदर्शिता को प्रोन्नत किया जाना है, सरकारी निकायों में उत्तरदायित्व का समावेश करना है, लोकहितों की सुरक्षा करना। तो उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 183, यदि सूचना का संबंध मानव अधिकार उल्लंघन से हो तो कितने दिनों के भीतर सूचना मिलेगी? तो ये 45 दिनों के अंदर सूचना मिलेगी। प्रश्न नंबर 184, क्या सूचना का अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन किया गया है? तो बिल्कुल ये वर्णन किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही संभव हो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी करिएगा, साथियों के साथ शेयर करिएगा और प्रमोट करिएगा चैनल, जिससे कि एलएलबी के प्रत्येक सेमेस्टर के लिए एमसीक्यू कंटेंट आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सके। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।